हेलो एवरीवन। आज का जो विषय है बहुत ख़ास है और थोड़ा सा लिटिल बिट टफ भी है, लेकिन ये क्लास 12th वालों के लिए ये वीडियो जो मैं आज बनाने जा रही हूँ ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह से एक टॉपिक है क्लास 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी कि आपने क्लास 11th में कैश अकाउंट के बारे में पढ़ा था। कैश अकाउंट में रिसिप्ट और पेमेंट्स हमने दिखाए थे, उसी से रिलेटेड ये उसी से संबंधित ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में किया ये गया है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में किस तरह से तैयार किया जाए। ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तो मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही आसान तरीके से आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो एक कोशिश है आप इसे अंत तक सुने और जहां तक हो इसको आप फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बिज़नेस में जो एक्टिविटीज़ होती है उसको पहले तो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो उसको अलग करें। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जहाँ भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उसको अलग करें। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी आपका कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो है उसको करें। मतलब अगर सीधी तरीके से बात को समझें तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है बिजनेस में उसको आपको अलग अलग क्लासिफाई करना है। तो मेनली 3 कैटेगरी है, एक है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है। तो अब अगर हम एक्टिविटी को जो भी आइटम्स हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाते हैं तो वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी से संबंधित होता है। रेगुलर बेसिस पे जो भी हम पेमेंट करते हैं, जो भी हम रिसीव करते हैं, जो भी खर्चे हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाते हैं। और जो हमारा एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, उसका भी क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स की अगर बात करें तो नॉन करेंट एसेट आप जो लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के पार्ट में चला जाता है। और आपका जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, बेसिकली 2 मेन सोर्स आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, शेयर्स में पढ़ा, शेयर्स, डिवेंचर, ये सब मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रखते हैं। तो सीधा सीधी बात को समझे तो डे टू डे एक्टिविटीज़ कम्स अंडर ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट मेड इन नॉन करेंट एसेट्स कम्स इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जहाँ से भी आपने फंड अरेंज किया है वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो अब आपको करना ये है कि कैश फ्लो में सारी एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में बांट देना है। तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि तीनों कैटेगरी में इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अब बाई बात मेथड की, तो अभी के जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेबस है उसमें इनडायरेक्ट मेथड पे ही बनाने के लिए कैश फ्लो पूछा जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में बेसिकली करते क्या है, वैसे तो आपका 3 एक्टिविटी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट निकालता है ए में आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करता है। फिर बी में वो निकालता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी में वो निकालता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब आप इस चीज़ को समझें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी में क्या होता है, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो उसमें जो भी आपका इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो आपने कैलकुलेट किया आफ्टर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल,
तो उस फिगर में आपको पहले उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करने के लिए आपको टैक्स को वापस जोड़ना होगा। और एक और बात नई चीज़ सामने आ रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज करता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कंसेप्ट क्या है। तो कभी कभी आपको अचानक से किसी भी तरह का कैश इनफ्लो होता है, लाइक सपोज इंश्योरेंस रिसीव ड्यू टू लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया अचानक से, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, सम टाइम इट हैपन्स। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो उसको आपको पहले क्या करना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करने के लिए पहले आपको टैक्स को ऐड कर देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से अगर कोई इनफ्लो हुआ है तो आपको उसकी वजह से उसको आपको क्या करना है, वापस माइनस कर देना है। तो ये जो प्लस माइनस का कंसेप्ट है, आपको जो भी अदर सोर्स से कैश का आया है उसको आपको माइनस करके आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैश फ्लो बिफोर कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करना होगा। इसमें कुछ आइटम्स हैं जिनका कि एडजस्टमेंट्स आपको करना होगा, जिसमें मेनली आता है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, उसको वापस ऐड कर दीजिए। तो ये जो भी आइटम्स आपके हैं उसको बिफोर किया। उसके बाद नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, नेट प्रॉफिट में आप पहले वापस ऐड करते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे भी वही काम आपको करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका कैश का क्योंकि नेट प्रॉफिट फिगर से ही आपको अपना कैश फ्लो का सिचुएशन जानना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो जब आप इस तरह का कोई भी पीएल में, जैसे टैक्स पेड तो आपने ऑलरेडी प्लस कर दिया, डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम होता है, उसको भी वापस आप प्लस कर दोगे। इसी तरह से एडजस्टमेंट करने के बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लाइक आपका मान लीजिए डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, तो ये डिविडेंड रिसीव्ड जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम माना गया है, जो कि हम पीएल के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। एक्चुअली ये जो है फाइनेंस, ये आपका इन्वेस्टमेंट आपने किया जिसकी वजह से शेयर्स में पैसा लगाया, जिसकी वजह से आपको डिविडेंड मिल रहा है, या आपने किसी को एडवांस लोन दिया, एडवांसेस किए तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब आपको करना ये होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमने प्लस कर दिया है नेट प्रॉफिट में, वह माइनस करके उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो मानेंगे, इनफ्लो मानेंगे। तो ये जो मिक्सअप हो गया है उसको अब अलग करने का काम कैश फ्लो स्टेटमेंट में किया जा रहा है, ताकि हम नेट रिजल्ट जान सकें कि इंडिविजुअली हर तीनों एक्टिविटी में कैश फ्लो का स्टेटस क्या है। तो आप यहाँ पे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हैं जो कि ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में आपने प्लस कर दिया है, उसको अब आपको माइनस करना होगा। और प्लस करना कहाँ होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप में आपने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद आपने नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का जब एडजस्टमेंट किया तो जो रिजल्ट आपके सामने आता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का जो टर्म का यूज़ है वो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से है, जो आपके बैलेंस शीट में दिया रहेगा। तो वहाँ पे जो रूल आप फॉलो करेंगे, आप अगर आपने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है उसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जिसमें कि इंक्रीजेज इन एसेट और डिक्रीजेज इन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में दिखाया गया है, और डिक्रीजेज इन एसेट और इंक्रीजेज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड में दिखाया गया है। तो उसमें आपको करना ये होगा कि इफ़ देयर इज़ ए डिक्रीजेज इन एसेट और इंक्रीजेज इन लाइबिलिटी, तो उसको आपको जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और क्रेडिट साइड में जो इंक्रीज इन एसेट है और डिक्रीज इन लाइबिलिटी है
उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माइनस करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, रिवैल्यूएशन के रूल्स को अगर आपने याद कर रखा है तो उसको उस हिसाब से प्लस माइनस करते हुए जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, दैट इज़ व्हाट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि आपने टैक्स को स्टार्टिंग में क्या किया था, ऐड किया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में अगर कुछ कैश इनफ्लो हुआ था तो उसको आपने क्या किया था, माइनस किया था। तो वो काम भी आपको लास्ट में करना है, टैक्स को माइनस करना है, और जो आपने शुरू में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को माइनस किया था उसको प्लस करना है। इसमें सब ज़्यादातर क्वेश्चंस में दिया रहता है इनकम टैक्स रिकवर्ड रिटर्न बैक या इनकम टैक्स रिकवर्ड रिटर्न बाय द गवर्नमेंट। तो उसका आपको ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में क्या किया आपने, उसको जो मिला आपको वो इनफ्लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। समटाइम दिस सिचुएशंस कम्स कि गवर्नमेंट आपके टैक्स को वापस लौटाती है। तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा कि स्टार्टिंग में उसको माइनस करना होगा, उसको लास्ट में एंड में प्लस कर देना होगा। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके जो रिज़ल्ट आएगा, या तो आपका कैश नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव आया मतलब कैश जनरेटेड हुआ, और अगर नेगेटिव आया तो यूज्ड हुआ। डैट यू विल राइट नेट कैश जनरेटेड और नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इतनी सारी बातों को एक साथ दिमाग में रखते हुए हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। एंड व्हाई दिस स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, एज अ स्टूडेंट you will face a viva also, you have to prepare a numerical also, you have to solve the numericals also by applying this rules। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और नॉट ओनली दिस, इवन एनी कंपनी, एनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी इज़ टू सबमिट दिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में। ये मैंडेटरी है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो टॉपिक है इसको टाइम देने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे टॉपिक जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है वो सबका समझिए यहाँ पे समरी है। तो एक प्रयास है जो मैंने आप तक बताया, एक ही वीडियो में इन सारी बातों को समेट पाना संभव नहीं है, फिर भी एक कोशिश की गई है ताकि आपको ये सुनने के बाद कुछ आसान लगे और इस तरह से आप बुक्स के हेल्प से आगे और भी चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।